नमस्कार, मैं राघव कुमार आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। इंडसइंड बैंक जो कि प्राइवेट सेक्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैंक है, आप सभी जानते हैं कि उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई हैं। अब जब भी कोई इस तरह की रिपोर्ट आती है, न्यूज़ आती है, हम इसको स्कैम कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, तो मेरे जैसे यूट्यूबर्स आ जाते हैं उसकी एनालिसिस करने के लिए, बताने के लिए कि क्या गड़बड़ हुई थी, क्या सही हुई थी। बट देखा जाए तो ये एनालिसिस इंपॉर्टेंट भी है। एज एन इन्वेस्टर अगर हम ये समझना चाहते हैं कि ऐसी सिचुएशंस में हमें आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि बैंक्स में इस तरह के पहले भी स्कैम्स, इस तरह की पहले भी बुरी खबरें आती रही हैं। अब फिर हमारे सामने इसी तरह की एक बैड न्यूज़ एक बहुत ही प्रोमिनेंट बैंक में आई है। इंडसइंड बैंक के जो डेवलपमेंट्स हैं उसमें देखा जाए तो इन्वेस्टर्स कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि अचानक से जब बैंक का मैनेजमेंट खड़े होकर कहता है कि कुछ साल से या कुछ टाइम से जो भी हम आपको प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट दिखा रहे थे या जो भी अकाउंट्स आपके सामने रिवील कर रहे थे वो सब गलत हैं, उनके अंदर ये डिस्क्रिपेंसीज हैं, ये गड़बड़ी हुई थी, उसके अंदर ये गलतियां थी, हम इसको इस तरीके से सुधारने की कोशिश करेंगे। सवाल आता है कि ऐसे में इन्वेस्टर्स का क्या हाल होगा। अब उन्होंने तो बड़े आराम से कह दिया कि ये गलतियां थी, ये डिस्क्रिपेंसीज थी, और सारी रेगुलेटरी बॉडीज ने अपने अपने एक्शंस भी शुरू कर दिए। बट इस सब में सबसे ज़्यादा फंसते हैं इन्वेस्टर्स, खासतौर से रिटेल इन्वेस्टर्स, जो कि अपना हार्ड अर्न पैसा उस बैंक में या किसी भी एक स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं ये सोच के कि आगे चल के ये मुझे मल्टीबैगर रिटर्न्स दे सकता है। बेसिकली इंडसइंड बैंक ने रिसेंटली अपने फॉरेक्स हेजिंग से जुड़े डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो में अकाउंटिंग डिस्क्रिपेंसीज को रिपोर्ट किया था। इस रेवोल्यूशन ने इन्वेस्टर्स, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज और एनालिस्ट सभी के बीच में काफ़ी चिंताएं बढ़ा दी थी, जिसकी वजह से बैंक की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे अब काफ़ी ज़्यादा नजर है। ये डिस्क्रिपेंसीज करीब 1530 करोड़ की हैं, जिन्होंने बैंक के इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट और रेगुलेटरी कंप्लायंसेस पर काफ़ी क्वेश्चंस खड़े करें। अगर आप इंडसइंड बैंक के फॉल से पहले की उसकी मार्केट कैप को देखेंगे तो आपको शायद ऐसा लगेगा कि 1530 करोड़ की जो डिस्क्रिपेंसी है शायद इतनी बड़ी नहीं है। बट जैसा कि मैंने कहा कि इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट और रेगुलेटरी कंप्लायंस, इन पर जब सवाल उठते हैं तो कितनी भी बड़ी मार्केट कैप की कंपनी कुछ नहीं होती। सिर्फ ये सबसे दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बन जाते हैं। इसके साथ ही बैंकिंग सेक्टर पे ओवरऑल इसका क्या इफेक्ट आएगा और रेगुलेटरी इंटरवेंशन किस तरीके से आगे बढ़ेगा, ये भी आगे चल के देखने वाली चीज होगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक की ये डिस्क्रिपेंसीज 31 मार्च तक रिजॉल्व करने के लिए कहा है। आज की इस वीडियो में बैंक की नेटवर्थ, क्रेडिट रेटिंग, स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस, इन्वेस्टर सेंटीमेंट और रेगुलेटरी रिपरकशंस के इफेक्ट को हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा ये किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट या डिसइन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। सबसे पहले देखते हैं बैंक की एक्चुअल अकाउंटिंग डिस्क्रिपेंसीज और उसके फाइनेंशियल इंपैक्ट्स को। तो 10 मार्च 2025 इंडसइंड बैंक ने डिस्क्लोज किया कि डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो में उनको कुछ डिस्क्रिपेंसीज मिली हैं, जिससे बैंक की रिपोर्टेड नेटवर्थ लगभग 1530 करोड़ कम हो सकती है। उस समय बैंक की 65,000 करोड़ की नेटवर्थ थी। जैसे कि मैंने कहा कि उसके कंपैरिजन में ये सिर्फ 2.35% है, और आपको देखने में लग सकता है कि यार इतना फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए। ये रिडक्शन बैंक की पिछले 9 महीने की नेट प्रॉफिट, जो कि 4,904 करोड़ था, उसका लगभग 33% हिस्सा था। अगर हम 31 दिसंबर 2024 तक के बैंक के 9 महीने के प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को देखें, बैंक ने यह भी माना है कि डिस्क्रिपेंसीज कुछ सालों में मिसक्लासिफिकेशन की वजह से हुई हैं। यानी कि ऐसा नहीं कि डिस्क्रिपेंसीज अचानक से डेवलप हुई हैं, बट कुछ सालों में धीरे धीरे मिसक्लासिफिकेशन की वजह से हुई हैं। अब ध्यान रखने वाली बात यह कि यही वो साल है जब सबसे ज्यादा रेगुलेटरी कंप्लायंसेस पे भी ध्यान दिया गया, और अब यह माना जा रहा था कि शायद अब बैंकिंग से जुड़े हमें अब कोई भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स या कोई भी अनप्लेजेंट न्यूज शायद नहीं सुननी पड़ेगी। एनालिसिस जब इस बात की पूरी की गई तो ये भी पता चला कि फॉरेक्स हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स की गलत वैल्यूएशन और ट्रेजरी गेन्स और लॉसेस की गलत रिकॉग्निशन की वजह से पास्ट फाइनेंशियल ईयर्स 2022 से 2024 तक इसमें जो प्रॉफिट्स थे उनको ओवरस्टेट कर दिया गया। इंटरनल रिव्यू में और भी गलतियां पकड़ी गई जब बैंक के फॉरेक्स पोजीशंस में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को मिले। मिस क्लासिफिकेशन की वजह से रेवेन्यू को इन्फ्लेट कर दिया गया, जिससे बैंक के ट्रेजरी ऑपरेशंस की असली फाइनेंशियल हेल्थ जो थी वो पीछे छूट गई और एक रोजी पिक्चर हमेशा सामने रही। इंटरनल रिस्क कमेटी ने इनकंसिस्टेंसीज फ्लैग की, जिसके बाद एक एक्सटर्नल फॉरेंसिक ऑडिट कंडक्ट हुआ। उस रिव्यू में यह पता चला कि बैंक आउटडेटेड वैल्यूएशन मॉडल्स यूज कर रहा था, जिससे पोटेंशियल लॉसेस अंडर एस्टिमेट हो रहे थे। कितनी मजे की बात है कि एक तरफ तो हम समझते हैं कि डिजिटाइजेशन का जमाना है और अब हर चीज पूरी तरीके से रेगुलेटेड है, लेकिन कुछ साल से बैंक आउटडेटेड वैल्यूएशन मॉडल्स यूज कर रहा था। आरबीआई ने इस मैटर में काफी एक्टिव पार्टिसिपेशन किया और एक इंडिपेंडेंट ऑडिट के भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं और बैंक को काफी स्ट्रिक्ट ओवरसाइट मैकेनिज्म्स को लागू करने के लिए भी कहा है।
जैसे कि रियल टाइम फॉरेक्स एक्सपोजर मॉनिटरिंग, एनहांस्ड इंटरनल कंट्रोल्स और क्वार्टरली रिस्क डिस्क्लोजर्स। तो ये तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ऑब्वियस स्टेप्स थे, ऐसा तो होना ही था जब भी इस तरह की कोई भी अनप्लेजेंट न्यूज़ हमारे सामने आएगी कि इस तरीके से कुछ साल से रेगुलेटरी कंप्लायंसेस का उल्लंघन हो रहा था या इंटरनल प्रॉब्लम्स जो भी थी बैंक की काफ़ी मेजर लेवल पे मिसक्लासिफाई की जा रही थी, तो डेफिनेटली ऐसे स्टेप्स लिए जाने थे और ये लिए भी गए। जब तक करेक्टिव स्टेप्स इंप्लीमेंट नहीं होते, बैंक पर नए डेरिवेटिव्स एक्सपोजर लेने पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया। तो अगर आप एफएनओ में ट्रेड करते हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात हो सकती है। सेबी ने भी एक पैरेलल इन्वेस्टिगेशन शुरू की, ये देखने के लिए कि क्या डिलेड डिस्क्लोजर से कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स का भी उल्लंघन हुआ है। अब एनालिस्ट का ये मानना है कि इस स्क्रूटिनी की वजह से पूरा प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर जो है वो नए रिस्क मैनेजमेंट गाइडलाइंस के अंडर आ सकता है। डिस्क्रिपेंसीज के अलावा की रेशियोज जैसे कि रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी जिसको आरओई भी कहते हैं, इनमें भी डेफिनेटली गिरावट आ सकती है। बट बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेगुलेटरी थ्रेशोल्ड के ऊपर है। आरबीआई ने बैंक को इंटरनल कंट्रोल्स को इंप्रूव करने के लिए कहा है, ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट को भी ओवरऑल करने के लिए कहा है और FY26 के Q1 तक कंप्लायंस रिपोर्ट जमा करने के इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। एक एक्सटर्नल फॉरेंसिक ऑडिट टीम को भी अपॉइंट किया गया है ताकि पिछले फिस्कल ईयर्स के फाइनेंशियल मिसस्टेटमेंट्स को भी जांचा जा सके और अगर ऐसा कुछ है तो उनके बारे में भी डिस्क्लोजर्स आ सके। अब इसकी वजह से बैंक ने 500 करोड़ की एडिशनल प्रोविजन रखी ताकि अगर कोई अनफोर्सीन एडजस्टमेंट्स आते हैं तो उनको टैकल किया जा सके। इसके साथ ही इंटरनल ऑडिट टीम को स्ट्रांग बनाया गया और एक ग्लोबल रिस्क कंसल्टेंसी फर्म को भी हायर किया गया। लेकिन मार्केट एनालिस्ट ये वार्न कर रहे हैं कि अगर फॉरेंसिक ऑडिट में और इरेगुलरिटीज सामने आई तो प्रॉफिटेबिलिटी और इन्वेस्टर सेंटिमेंट दोनों नेगेटिवली इफेक्ट हो सकते हैं। यानी कि अब तक तो ये वो बातें हैं जो बैंक ने हमें खुद बताई हैं। अब जब ये ऑडिट्स होंगे, एक्सटर्नल एजेंसीज इसके ऑडिट्स करेंगी, सारी की सारी जांच होगी, अगर उस जांच में और भी कोई प्रॉब्लम्स निकल कर आई और इरेगुलरिटीज निकल कर आई जो कि अब तक की जो भी मिस कैलकुलेशन सामने रखी गई हैं उससे भी ज़्यादा होती हैं, तो प्रॉफिटेबिलिटी तो अफेक्ट होनी ही है और साथ ही साथ सबसे पहले नीचे गिरेगा इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस। एनालिस्ट का कहना है कि ऑडिट के बाद और इनकंसिस्टेंसीज मिल सकती हैं जो कि फ्यूचर अर्निंग्स प्रोजेक्शंस को भी बदल सकती हैं। प्रोविजन रिक्वायरमेंट भी बढ़ सकता है। अब तक जैसे मैंने बताया कि बैंक ने 500 करोड़ की प्रोविजनिंग की है तो हो सकता है ये भी बढ़ाना पड़े। अगेन अगर प्रोविजनिंग बढ़ती है तो प्रॉफिटेबिलिटी पर स्ट्रेस आएगा। रिस्क वेटेड एसेट कैलकुलेशंस में चेंजेस होने की वजह से बैंक के कैपिटल स्ट्रक्चर और लेंडिंग स्ट्रैटेजी में भी एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं। अब ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूँ ये पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि ये सब कुछ हो गया है इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बट ऐसा हो सकता है अगर हम एक फ्लिप साइड पे या नेगेटिव साइड पे इस बात को देखें। और ये मेरे कोई अपने व्यूज़ नहीं है, ये डिफरेंट एनालिस्ट जो बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, आप चाहें तो उसको गूगल करके सर्च कर सकते हैं कि कौन सी एजेंसी या कौन से क्रेडिट रेटिंग्स किस बारे में क्या कह रही हैं। आरबीआई ने भी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए सोशल ऑडिट इनिशिएट की है और रिस्क मैनेजमेंट और कंप्लायंस गैप्स को असेस करने के लिए नए रिस्क प्रोटोकॉल्स को भी इंप्लीमेंट किया है, जैसे कि फ्रीक्वेंट स्ट्रेस टेस्टिंग, स्ट्रिक्ट ऑडिट मैकेनिज्म और एआई बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन टूल्स। अब इस पूरी प्रक्रिया पे मार्केट का क्या रिएक्शन रहा और स्टॉक का क्या परफॉर्मेंस रहा। देखिए, स्टॉक का क्या परफॉर्मेंस रहा उसकी डिटेल में मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर हम स्टॉक की प्राइस के बारे में बहुत ज़्यादा बात करने लगेंगे तो हम एजुकेशन से निकल के फिर स्टॉक एडवाइस की तरफ आ जाते हैं। बेटर है कि हम इस पूरी बात को एनालाइज करने की कोशिश करें और इसे समझने की कोशिश करें, साथ ही साथ इन्वेस्टर्स को ऐसी सिचुएशन में कैसे निपटना चाहिए उस बारे पर हम फोकस रखें। तो डिस्क्लोजर्स के बाद इंडसइंड बैंक के शेयर्स में वोलेटिलिटी तो रही है जिसके बारे में आप जानते हैं और काफी गिरावट भी देखने के लिए मिली है। ट्रेडिंग वॉल्यूम्स भी बढ़ी है और साथ ही साथ स्पेकुलेटिव एक्टिविटी भी बढ़ी है। यानी कि अगर कभी कोई स्टॉक बहुत तेजी से नीचे गिरता है तो इन्वेस्टर्स को या ट्रेडर्स को खास तौर से लगता है कि हो सकता है कल इसमें 3-4% की रिकवरी आ जाए, तो वो उसको स्टैक कर लेते हैं। अगले दिन अगर बढ़ जाता है तो उसे बेच देते हैं, या 2-4 दिन में अगर बढ़ जाता है तो उसे बेच देते हैं। एफआईएस का मिक्स रिस्पॉन्स है, जबकि डीआईएस ने मार्केट को स्टेबल बना रखा है। बैंक के लिक्विडिटी बूस्टिंग मेजर्स और इन्वेस्टर कॉल ने स्टॉक को डेफिनेटली सपोर्ट किया है। बैंक ने लिक्विडिटी को स्टेबलाइज करने के लिए करीब 11,000 करोड़ रुपए रेज भी किए हैं। इसमें सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स हैं जो कि एक हाई रेट पर इशू किए गए। साथ ही 5,000 करोड़ की शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी इंस्टीट्यूशनल लेंडर से मिली है, जिससे बैंक की लिक्विडिटी पोजीशन फिलहाल स्टेबल है, यानी कि बैंक एज ऑफ नाउ स्टेबल है। अब आते हैं रेगुलेटरी और स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट्स पे। तो बैंक की जो प्रमोटर एंटिटी है उसका नाम है इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड, IIHL। इनके पास 15% शेयर्स हैं, 15% स्टेक है इनकी इंडसइंड बैंक में। अगर आरबीआई अप्रूव करता है तो ये स्टेक 26% तक पहुंच जाता है।
अगर ये अप्रूवल मिलता है और जो प्रमोटर्स हैं वो 15% से बढ़ा के अपना स्टेक 26% करते हैं, तो डेफिनेटली इससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बूस्ट होगा, लेकिन स्टेबल हो सकता है और बैंक को फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल सकती है। IHL ने एडिशनल कैपिटल इंजेक्ट करने का लिए भी प्रॉमिस किया है। की कंसर्न ये है कि ये डिस्क्रिपेंसीज आइसोलेटेड हैं या एक सिस्टमिक इशू का पार्ट है। कैपिटल रिजर्व्स फिलहाल स्ट्रांग हैं, लेकिन रेगुलेटरी स्क्रूटिनी के बाद इन्वेस्टर सेंटिमेंट काफ़ी ज़्यादा कॉशियस है, क्योंकि जब किसी भी बैंक में इतनी सारी या किसी भी कंपनी में इतनी सारी रेगुलेटरी बॉडीज की स्क्रूटिनी चलती है, तो डेफिनेटली इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस तो पूरी तरीके से हिल जाता है। बैंक की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो बनी हुई है, बट रेगुलेटरी रिव्यूज और अनसर्टेनिटीज से रिस्क बने हुए हैं। इन्वेस्टर्स को देखा जाए तो ज़्यादातर एनालिस्ट का ये मानना है कि इन्वेस्टर्स को अलर्ट रहना चाहिए और ऑडिट फाइंडिंग्स, रेगुलेटरी मेजर्स और डिस्क्लोजर्स को काफ़ी क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए इन कोई भी, अगर आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहते हैं उससे पहले। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस समय ये कह देना कि इंडसइंड बैंक की जो भी प्रॉब्लम्स थी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी हैं, या डेफिनेटिवली ये मान लेना कि और नई प्रॉब्लम्स आएंगी, दोनों ही बातें गलत होंगी। मेरे ख्याल से अगर हम इन्वेस्टर हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कुछ प्रॉब्लम्स हमारे सामने आई हैं जो कि मैनेजमेंट ने हमें खुद बताई है। अब रेगुलेटरी बॉडीज ने स्टेप इन किया है, वो फर्दर इसकी ऑडिट, फर्दर स्क्रूटिनी, फर्दर इस बात को इन्वेस्टिगेट करना चाहती हैं। अगर ये इन्वेस्टिगेशंस क्लीन निकल आती हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं निकलती, तो ठीक है, जो भी प्रॉब्लम बताई गई थी उतनी थी। उसके बाद जो भी नीचे रिएक्शन आना था वो आया, जो भी स्टॉक की प्राइस थी वो नीचे गिरी, स्टेबलाइज हुई। कंपनी ने यानी कि बैंक ने भी अपने मेजर्स लिए, उन्होंने अपनी लिक्विडिटी पोजीशन को सुधारने के लिए, स्टेबल बनाने के लिए जो भी कर सकते थे वो करा, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करने के लिए जो भी कर सकते थे वो करा, और साथ ही साथ सारी रेगुलेटरी कंप्लायंसेस को, रेगुलेटरी स्क्रूटिनी को और रेगुलेटरी बॉडीज के जो भी इंस्ट्रक्शंस थे उनके साथ पूरी तरीके से कोऑपरेट करा। आई थिंक दिस इज द बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो। लेकिन एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अच्छा रहेगा कि कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सा वॉच कर लेना चाहिए। ना तो बैंक कहीं भागा जा रहा है, ना स्टॉक मार्केट कहीं भागा जा रहा है। पहले ये तो देख लें कि कितना इफेक्ट इन बातों का आ सकता है। डेफिनेटली जो भी स्क्रूटिनीज हैं एक दिन में या 2 दिन में तो पूरी नहीं होगी, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो आई थिंक इट इज़ बेटर टू हैव पेशेंस। कोई भी बड़ा बाइंग या बड़ा सेलिंग डिसीजन लेने से पहले अच्छा है कि हम सारे इवेंट्स को क्लोजली मॉनिटर कर लें। साथ ही साथ इन्वेस्टर्स को इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन जो मिलता है, दैट इज़ अबाउट डाइवर्सिफिकेशन। कभी भी किसी एक कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। अगर इंडसइंड बैंक जैसे बैंक में मिसकैलकुलेशंस निकल सकती हैं जो कि पिछले कुछ साल से चल रही थी, आउटडेटेड सॉफ्टवेयर्स यूज़ करने की वजह से या आउटडेटेड सिस्टम्स यूज़ करने की वजह से, तो किसी भी कंपनी में कुछ भी हो सकता है। वो बैंक्स जो कि यूनिवर्सल बैंक्स हैं और RBI की सीधी नज़र में रहते हैं, वहाँ तक ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसलिए अगर हमारा पैसा किसी भी एक बैंक, किसी भी एक कंपनी, किसी भी एक स्टॉक में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है और भगवान न करे वहीं पे कोई प्रॉब्लम निकल आती है, तो डेफिनेटली हमारे सालों की मेहनत और बहुत मेहनत से कमाया हुआ सालों का पैसा सारा बर्बाद हो सकता है या बहुत नीचे आ सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करके चलें, अच्छी तरीके से डाइवर्सिफाई करें और हमेशा एक लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलें। ये खामखा की ट्रेडिंग या रोज़मर्रा के 2% या 3% प्रॉफिट के चक्कर में ना पड़े अगर आप एक स्टेबल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि कोशिश करें कि उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें जिनके अंदर मल्टीबैगर रिटर्न का पोटेंशियल हो। आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है बैंक का आने वाले समय में क्या फ्यूचर है। जय हिंद।